ऐप से वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत की टॉय इंडस्ट्री और उसकी बढ़ती हुई ग्लोबल एक्सपोर्ट कैपेसिटी की, जो आज देश की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, लोकल आर्टिसंस की पहचान और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अहम जरिया बनती जा रही है। सरकार की पॉलिसीज़, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, रिस्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय खिलौनों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले वक्त में ग्लोबल टॉय एक्सपोर्ट का हब भी बन पाएगा, और बच्चों के लिए सेफ, एजुकेशनल और सस्टेनेबल खिलौनों के जरिए भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती कैसे दी जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। टॉय इंडस्ट्री से ही हमने तीनों मेहमानों को बुलाया है, और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। टॉय एंटरप्रेन्योर राजीव बत्रा जी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द स्टूडियो राजीव जी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से प्रोफेसर रह चुकी सतेंद्र भाटिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। और मैम, पहला सवाल जो है वो भी मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। जब हम टॉय इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके बचपन की बात कर रहे हैं, कैसे उनको एजुकेशन दी जा सकती है खेल खेल में, ये सारी ही चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में हम अगर गांव देहात की बात करें या हमारे अगर एंशियंट टाइम्स की भी बात करें और इन बिटवीन भी अगर हम बात करें, तो काफ़ी फोकस रहा है कि बहुत शुरुआत से बच्चों को कैसे खिलौनों के ज़रिए, टॉयज़ के ज़रिए एक होलसम, जिसको हम कहें कि एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश होती है। लेकिन आज हम बात करें कि हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है टॉयज़ को लेकर, हमारी टॉय इंडस्ट्री को लेकर, वो क्या कहता है। सतेंद्र जी। हाँ जी, तो एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, टॉयज़ का काफ़ी डिफरेंट तरीके से वो अट्रैक्शन हुआ है बच्चों के साथ। खेल खेल में तो डेफिनेटली एक मनोरंजन का एक मीडियम है ही, पर जैसे आपने कहा एजुकेशन के लिए भी टॉयज़ को आज तक यूज़ किया जा रहा है। आज तक उसमें टेक्नोलॉजी ज़रूर बीच में आ गई होगी, और फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनेक दूसरे तरह के, जैसे हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, तो मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी अब अंदर आ चुकी है। लेकिन उसका जो उद्देश्य है कि बच्चों को एक एजुकेशन सप्लीमेंट हो जाए, तो वो डेफिनेटली हमारे देश में भी उसका डेफिनेटली यूज़ हो रहा है। और आजकल टॉयज़ के साथ तो एक तरह स्टोरी टेलिंग भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, राइट, क्योंकि बिफोर आपका टॉय कस्टमर के पास जाता है, एक हल्का सा एनिमेशन वीडियो भी जाता है, राइट, यू नो, विच काइंड ऑफ अट्रैक्ट्स द कस्टमर। तो डेफिनेटली यू नो मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन सर्व हो रहा है, एंटरटेनमेंट सर्व हो रहा है, एंड उसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं। मैंने फ़िलहाल देखा है कि यू नो लेट्स से चिल्ड्रन हु हैव सम डिसेबिलिटी, जैसे ऑटिज्म हो, जो जिस वजह से वो एक सोशल गैदरिंग में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो बाहर हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एक स्पेशल टॉयज़ बनाए जाते हैं, तो जो सेंसरी मूवमेंट्स हैं उन पर यू नो स्पेशल अटेंशन दी जाती है। तो डेफिनेटली उसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है, एंड इफ इंडिया हैज़ टू बी देयर इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स अलग अलग पढ़कर यू नो हमारी इंडस्ट्री उस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो राजीव बत्रा जी, मैम कह रही हैं कि वी विल बी देयर, तो क्या हम अभी थोड़ा सा साइड हैं या फिर अभी हमें और कुछ करना है? क्योंकि अगर हम ग्रोथ के लिहाज से देखें तो देयर इज़ अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन टॉय इंडस्ट्री। आप अपने हवाले से क्या बताएंगे? देखिए मैम, जो मैम ने कहा
देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूँगा हमारी टॉय इंडस्ट्री की। करीबन 5 साल पहले तक हिंदुस्तान में जो भी खिलौना आता था वो अधिकतर बाहर से, विदेशों से आता था, ज़्यादातर चीन से आता था। और उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ इतनी बढ़िया आई, जैसे कि QCO आया, गवर्नमेंट ने BIS लगाया 2019-20 के बाद, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई, और यहाँ के मैन्युफैक्चरों का कायाकल्प हो गया। क्योंकि जो पार्ट्स पहले पूरा खिलौना आता था बाहर से, अब पार्ट्स आने लगे। जब पार्ट्स आए तो मैन्युफैक्चरर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, उन्होंने सोचा कि कुछ बल्कि पार्ट्स को यहाँ ही ना बना लिया जाए, आसान रहेगा, कॉस्ट कम होगी। तो वो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से शुरुआत हुई। आपको याद होगा जैसे कि मारुति सुजुकी कार भी शुरू में आई थी, सब पूरी खुल के आई थी। सो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का, और धीरे धीरे निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया, और यहाँ तक हो गया कि अब लगभग 100% खिलौना यहाँ पे बनता है। आज मार्केट चेंज हो चुकी है। जो 80% मार्केट हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होती थी, वो आज हम अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अंदर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं हिंदुस्तान में, वो तो 100% हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ही। 95 से ऊपर % खिलौना हम अपना बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरीके से हमें प्रोत्साहन दिया, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, कि आप खिलौना यहाँ पे करिए निर्माण। उसके लिए कई पॉलिसीज़ भी उन्होंने बनाई, क्लस्टर्स बनाए, टॉय पार्क्स निकाले, कई स्टेट पॉलिसीज़ आई। तो आज इस टॉय इंडस्ट्री का इंडिया में चेहरा पलट गया है। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, हमारा जो मार्केट साइज़ है आज की डेट में, 2025 में जो IMARC का डाटा था, उसके हिसाब से 2.09 बिलियन हमारा सेल थी हिंदुस्तान की, और जिसमें से टेक टॉयज ही 1.6 थे बिलियन। सो विद इन इंडिया और विद इन इंडिया, दिस इज विद इन इंडिया मैम। ओके। इंटरनेशनल मार्केट के तो अभी हम बहुत छोटा हिस्सा है, मेरे ख्याल से हम शायद अजय भाई कोलैबोरेट करेंगे, 1 से 2% ही अभी हमारे पास टॉय इंडस्ट्री का हिस्सा, मतलब स्कोप बहुत है। हम वी आर नॉट इंपोर्टिंग, वो भी एक प्लस ही है। हम एक्सपोर्ट चाहे कम कर रहे हैं, बट इफ वी आर नॉट इंपोर्टिंग, वो भी एक प्लस और ग्रीन सिग्नल हम कह सकते हैं, एक इंडिकेशन अच्छा ही है। आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ अजय अग्रवाल जी, क्योंकि सर ने कहा कि आप जो ग्लोबल सिनेरियो है इसको शायद और अच्छे से बताएंगे, तो क्या हम कहीं से क्यों भी लेते हैं कि आप हमारा जो अपना जो इंडियन डिज़ाइंस हैं या हमारे जो इंडियन टॉयज़ हैं उन्हीं को लेकर एक पुश है, या क्योंकि हम ग्लोबली अपने आप को एक्सपोजर भी चाहते हैं, कनेक्ट भी चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी देशों में क्या कर रही है टॉय इंडस्ट्री, उसको भी हमें समझना चाहिए, और क्योंकि वो फिर हर लिहाज से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही साबित होगा, और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी शायद हम देख पाएंगे। देखिए, आपने बात करी एक्सपोर्ट मार्केट की। आज दुनिया में खिलौना हर देश में, हर मुल्क में बिकता है, और पूरी दुनिया में ग्लोबली लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की टॉयज़ की मार्केट है, टॉयज़ का बाज़ार है। हिंदुस्तान का शेयर उसमें अनलकीली बहुत कम है, जो कि आज 1% से भी कम है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में सरकार की मदद से एसोसिएशन ने मिलकर काम किया, और अपने इस 1% से कम के शेयर को बढ़ा के हम 1% तक लेके आए हैं। पूरी दुनिया में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टॉयज़ का चलन है। एक कैटेगरी सॉफ्ट टॉयज़ भी होती है, वुडन टॉयज़ है, बोर्ड गेम्स है, पजल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है, स्टैम्प टॉयज़ है। हर कैटेगरी हर कंट्री के हिसाब से माफिक माल जाता है उसका। हमारे जो डिजाइन्स हैं इंडियन कल्चर के, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं विदेशों में, और बहुत सा बाज़ार, इतना बड़ा बाज़ार, जो ब्रांडिंग वाली कंपनीज यूरोप में माल बेचती हैं, हम उनको अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, लाने के लिए प्रोत्साहन उनको दे रहे हैं, और लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार की मदद से उनकी फैक्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कराई जाए, उनके चाहे ब्रांड में कराई जाए। लेकिन जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी,
फिर हम उसको एक्सपोर्ट में भी ले जा सकेंगे और अपना डोमेस्टिक का जो शेयर हमारा है उसमें भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकेंगे। एग्जैक्टली। खिलौना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के बौद्धिक विकास, उसकी एजुकेशन, उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देता है। आज खिलौना सभी लोगों को नहीं मिलता हमारे देश में, तो हमने सरकार से अपील भी की है कि खिलौने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जो राइट टू प्ले हो, कि हर बच्चा खिलौने से खेल सके, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परिवार से आता हो, लेकिन खिलौना उसको खेलने के लिए मिलना चाहिए, जिससे उसका मानसिक और बौद्धिक विकास जल्दी से हो सके। एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहती हूँ आप से कि इसमें, क्योंकि आपने कहा कि हर कैटेगरी को मिलना चाहिए, विच इज़ ग्रेट, इसमें एज फैक्टर्स भी काउंट करते हैं क्या जब हम टॉयज़ की बात करते हैं? बिकॉज 2 साल के बच्चे को कुछ अलग चाहिए है, 8 साल के बच्चे को कुछ अलग चाहिए है, एडोलसेंट में भी, मतलब खिलौने तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे तो आज भी पसंद है, लेकिन आप कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको कि हाउ वी डिज़ाइन टॉयज़? जब हम क्या उसको कैटेगराइज करके करते हैं, कलर स्कीम से करते हैं उसकी डिज़ाइनिंग, क्योंकि सेफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है टॉयज़ का। देखिए, आज से 5 साल पहले BIS हमारे खिलौनों पे लागू हुआ। उसके बाद खिलौने पहले भी हमारी अच्छी क्वालिटी के बन रहे थे, क्वालिटी में कुछ कमी थी तो उसके बाद सुधार दी गई हैं, और सारे एज ग्रुप के लिए खिलौने अवेलेबल हैं। 0 से 2 साल के लिए खिलौना अलग तरह का होता है, 2 साल से 3 साल के लिए अलग का होता है, 3 से 5, 5 से 8, 14 साल तक के बच्चे के लिए खिलौने बनाए जाते हैं। और BIS का जो स्टैंडर्ड हमारे को मिला है फैक्ट्री में खिलौने बनाने के लिए, तो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करके खिलौने बनाते हैं। उसमें सारी डिटेल में पॉइंट्स हैं कि क्या शेप होना चाहिए, क्या कलर होने चाहिए, कैसे खिलौना बनना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को ध्यान में रख के खिलौना बनाता है। और हमारे देश में सभी खिलौने सेफ खिलौने हैं, सेफ खिलौने बन रहे हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर खिलौना बनाएगा और डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा, हिंदुस्तान की मार्केट में, चाहे विदेशी भी मैन्युफैक्चरर हो, उसको BIS का लाइसेंस लेना होगा। बिना BIS लाइसेंस के कोई भी मैन्युफैक्चरर खिलौना बना के इंडिया में नहीं बेच सकता। तो BIS जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, और हमारे कुछ पैमाने हैं जिनके ऊपर खरा जब उतरता है तभी वो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जद में आता है, ताकि बच्चा उससे खेल पाए। मैम, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि जैसे मेक इन इंडिया है, और दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, और डोमेस्टिक जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं। तो ये इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया का मैंने जिक्र किया, सेल्फ रिलायंस की हम बात क्योंकि करते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दीज स्कीम्स आर अगर किसी भी इंडस्ट्री को बूम चाहिए है, उसको बूस्टअप करना है, उसको हेल्प आउट करना है? देखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ बनानी है वो हम चाहते हैं कि हम ही बनाएं, राइट। इनफैक्ट पूरा टॉय हम ही बनाएं तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग जितनी होनी चाहिए अभी उतनी नहीं हो रही in the toy industry and other industries also. तो एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसलिए प्रोत्साहन देना पड़ता है। तो हमने बाकी इंडस्ट्रीज़, बाकी सेक्टर्स में भी, जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम बोलते हैं, तो काफ़ी सेक्टर्स के लिए, ऑटो पार्ट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़, उसके लिए उन्होंने वो एक तरह इंसेंटिव देते हैं टू फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू कम टू इंडिया एंड एक्चुअली प्रोड्यूस हियर और यहीं से एक्सपोर्ट करो। तो टॉय इंडस्ट्री के लिए भी एक PLI स्कीम सोच रखी थी, लेकिन अब सुना है कि एक कस्टमाइज्ड स्कीम निकलेगी टॉय इंडस्ट्री के लिए। बट बिफोर दैट स्कीम एटलीस्ट, जैसे सर ने बताया, काफ़ी सारे टॉय क्लस्टर्स, टॉय पार्क्स बन रहे हैं। तो जैसे आपने भी कहा स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यूपी में भी एक टॉय क्लस्टर बनाना शुरू ऑलमोस्ट हो गया है। यमुना अथॉरिटी हैज़ एलोकेटेड प्लॉट्स टू मैनी सच एंटरप्रेन्योर्स। तो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट पुश है, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। लेकिन जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेड पार्ट्स भी चाहिए, बिकॉज सर्टेन पार्ट्स, इवन सर्टेन
सर्टेन फैब्रिक फॉर सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल, वो एक तरह बाहर से लानी पड़ती है। तो हमारे जो नॉर्मल एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं कि अगर आप बाहर से कुछ ला रहे हो और वो चीज़ आपके टॉय का एक हिस्सा बन रही है, तो नॉर्मली द ड्यूटीज़ आर एग्जेम्प्टेड। तो दोज पॉलिसीज़ आर ऑलरेडी इन प्लेस। तो यू नो इवन स्टेट टैक्सेस कई बार रिफंड हो जाते हैं टू द एक्सपोर्टर। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉलिसी साइड, बिकॉज पॉलिसी साइड से काफ़ी इवन फॉर अदर प्रोडक्ट्स तो वो टॉयज़ को भी लागू हो रही है। सिमिलरली एनी मशीनरी दैट यू विल ब्रिंग फॉर टॉय इंडस्ट्री, उसके भी कैपिटल गुड स्कीम हमारी है, एक EPCG स्कीम हम बोलते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो वो भी आपको लागू होगी। तो एज आई सेड फ्रॉम पॉलिसी एंगल देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अभी ये जो एक नई चीज़ बन रही है, हम कहेंगे एक नई इंडस्ट्री बन रही है, तो डेफिनेटली जितना एक्सपीरियंस हमारे मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए उतना दे आर स्लोली गेनिंग। तो जैसे सर ने कहा था, अगर जो बाहर ब्रांड्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन दिस इंडस्ट्री, अगर वो हमारे देश में आएँ और यू नो चीज़ें बनाएं, तो हमें टेक्नोलॉजी भी वहाँ से थोड़ी हेल्प होगी, कुछ स्किल्स जो हैं उसका भी पता चलेगा। एंड दिस टॉय इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कई मैन्युफैक्चरर्स जब से ये चाइना USA का टैरिफ इशू चल रहा है, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स जो ऑपरेट कर रहे थे चाइना, दे हैव कम टू इंडिया एंड आई एम श्योर मोर विल कम। तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके मैम। राजीव बत्रा जी, की प्लेयर्स कौन कौन हैं? जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं और कितने लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से थोड़ा सा बूम इसमें देखा जा रहा है, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि हेल्प आउट कर रही हैं। ऐसे में अभी जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो कौन लोग हैं? और ऑब्वियसली अगर उन्हें ग्रोथ नज़र आएगी तो उसमें प्लेयर्स ज़्यादा शामिल होते हैं। तो वैसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हु आर द की प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री? मैम 95% से ऊपर हमारा जो ट्रेड है वो MSMEs में है और मीडियम सेक्टर में है। करीबन 20,000 यूनिट्स आप एक्सपेक्ट में हमारा आइडिया है कि इंडिया में इस लाइन में, टॉय लाइन में ऑपरेट करते हैं। तो इंडस्ट्री में कोविड के बाद हमारी लाइन में बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन आया, क्योंकि तब रियलाइजेशन हुई जब लॉकडाउन के दौरान फैमिलीज़ बच्चों के साथ बैठी कि भाई खिलौनों की ज़रूरत एक अहम चीज़ है, खिलौना। तो उस समय रियलाइजेशन हुआ और वो बूस्ट आया। और फिर जब BIS लगने से डायरेक्ट इम्पोर्टेड खिलौना बंद हो गया 2019 के बाद, और हमारे निर्माताओं ने यहाँ बनाया, तो उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हम बना सकते हैं। और मार्केट हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, देखिए 300 मिलियन बच्चा है, मतलब 30 करोड़ बच्चा है जो कि 15 साल की आयु से कम है। तो हम 14 साल से कम को हम चाइल्ड मानते हैं, जो हम टॉय जिसके लिए यूज उपयोगी होता है। तो कितनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट से हमारे को एक जो स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे को अचीव करने में बहुत आराम हुआ। मेरे को अच्छी तरह याद है जब हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, जो चीज़ हम 8-9 हज़ार रुपए की लाते थे, आज उससे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट हम यहाँ बना के 4,500-5 हज़ार में बेच देते हैं, जबकि इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर हुआ होगा इतने सालों में। तो उससे क्या हुआ है, खिलौना मिडिल इनकम, लोअर मिडिल क्लास के उसके हाथ में आना शुरू हो गया है, जो उसकी ताकत बढ़ गई है। अब बैटरी ऑपरेटेड एक बच्चे का राइड ऑन होता था, कार होता था, टॉय होती थी, जीप होती थी, 9-9, 10-10, 15-15 हज़ार के होते थे, नहीं अफोर्ड कर सकते थे। आज 4,500, 5-6 हज़ार में सब कोई ले लेता है। तो मार्केट हमारी बहुत बढ़ गई। जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, इकोनॉमीज आ गई, तो प्रोडक्शन पर पीस भी हमारी नीचे आ गई। अब क्वालिटी और कंपटीशन हो गया, बहुत लोग आ गए, इंटेंस कंपटीशन हो गया। तो उससे क्या हो गया, कॉस्ट भी कम हुई है और फीचर्स और क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तभी स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ब्रूटल चीज़ है। वो डिमांड करती है आपको इंटरनेशनल क्वालिटी लोएस्ट प्राइस पे मिले, और चाइना हमारा इसमें अब मेजर कॉम्पिटिटर है।
बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना को हमें ग्लोबल स्केल पे टॉयज में उतारना। बट कुछ पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल, कई कंपनीज की भी, कई देशों की भी China+1 पॉलिसी है जिसमें वो अटैच करना चाहते हैं हमारे लोगों को, और हमारी चीज़ें अब धीरे धीरे एक्सेप्टेबल होने जा रही हैं। देखिए, एज अ कंपनी हम लोगों के पास एक्सपोर्ट हो रहा है, फिलीपींस में हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी खुद की कंपनी करती है, UAE में माल जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ शुरू हो गया है, मिडिल ईस्ट में काफ़ी माल जाने लगा है, वो आगे शायद उम्मीद है कि शायद अफ्रीका भी जाता हो। सो वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग विच वॉज मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे आज से 5 साल पहले कि हमारे खिलौने एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। बट अब इकोसिस्टम चेंज हो चुका है, तो उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट को अब बहुत तेज़ी से टारगेट बनाएंगे और बढ़ेंगे इस लाइन में। जी, आपसे जो अजय जी अब मैं समझना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, वो ये कि देखिए ट्रेडिशनल जो टॉयज़ हैं वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे अपने यहाँ, और नंबर ऑफ़ टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, लिमिटेशन थी उसमें, और वो रीजन वाइज भी लिमिटेशंस थे। उसमें अगर इधर से उधर चीज़ें हुई तो फिर वो एक्सपोजर एक अलग तरह का मिलता था। लेकिन हम तो बात ग्लोबल एक्सपोजर की करते हैं, और वो भी इस ज़माने में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, 3D एनिमेशन में आता है, और फिर उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हमको मार्केट में दिखाई देते हैं, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत रैपिडली ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री है, वो अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जो आम जो लोग हैं इस देश के या फिर जो बच्चे हैं उनमें एक अलग तरह का क्रेज़ उसको लेकर आता है। तो इस मार्केट में जो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, जो चेंज हो रही हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करें, प्लस हमारा जो ट्रेडिशन है या फिर हमारा बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है, उनका भी एक कॉम्बो बना रहे। हाउ ईजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़? देखिए, ट्रेडिशनल टॉयज़ हमेशा से चलन में रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। उनके साथ हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाने के लिए, उनकी पैकेजिंग इंप्रूव करने के लिए, उनकी प्राइसिंग, उनके डिजाइनिंग। तो हमारी एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने मिल के GI क्लस्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल टॉयज़ बना रहे हैं, उनका सामान लेके अपनी पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट में उतारा है। और ये दिन दूर नहीं है जब हम अपने ट्रेडिशनल टॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा संख्या में विदेशों में ले जा सकेंगे। ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ आज भी सबसे ज़्यादा कमोडिटी वाइज सेलिंग प्रोडक्ट है टॉयज़ के अंदर, लेकिन अदर देन इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं कमोडिटी जैसी हैं, जैसे हम बात करें सॉफ्ट टॉयज़ की, वुडन टॉयज़ की, बोर्ड गेम्स की, पजल्स की, स्टैम्प टॉयज़ की, DIY किट्स की, जो बहुत ज़्यादा चलन में है विदेशों में। आज विदेशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा चाहिए इनोवेशन, कि हम अपने टॉयज़ के अंदर इनोवेशन कैसे लाएं, कैसे उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव करें कि कस्टमर की विंडो तक माल हमारा सेफ पहुंचे। हिंदुस्तान से माल अमेरिका भी जाता है, माल नेपाल भूटान भी जाता है, तो ट्रांजिट में माल इधर उधर कितनी बार होता है। तो मैन्युफैक्चरर को अपनी पैकेजिंग, उसकी इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी हम अपने जो 1% के टैग पे अटके हुए हैं उसको 10% पे ला पाएंगे। और 10% पे लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ मिलके आने वाले 5 वर्षों में हम इसको अचीव कर लेंगे। आज दुनिया में खिलौना एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को चाहिए। आज कुछ खिलौने एडल्ट्स के लिए भी बनने लगे हैं। जैसे हम पजल्स की बात करें, जो पजल 1000 पीस की या 2000 पीस की बनती है तो उसको एडल्ट ही खेलते हैं, बड़ी उम्र के बच्चे ही खेलते हैं उसको, जो 14 साल से ज़्यादा होते हैं। और पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में इन पजल्स का बहुत ज़्यादा चलन है। अभी रिसेंटली मैंने जर्मन फेयर विजिट किया, जहाँ पर देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में पजल्स, बोर्ड गेम्स, DIY किट्स, स्टैम्प टॉयज़, वुडन टॉयज़ का चलन है कि वो ब्रांड ओनर China+ मार्केट देख रहा है। वो आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया, इन सब चीज़ों से शायद, क्योंकि आपका माइंड अगर एक्टिव रहता है तो इन सब चीज़ों से बचाता है आपको, लेकिन शायद ये इस तरह की चीज़ें अभी एजुकेट करने की ज़रूरत है सतेंद्र जी यहाँ पर, कि टॉयज़ आर नॉट फॉर किड्स,
ओनली जो अडल्ट्स हैं उनके लिए अलग तरह की सेंसरी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं और वो आपको आगे जाकर मे बी इन योर ओल्ड एज वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं? और क्या इस तरफ भी हमें अभी सोच रहे हैं या सोचने की ज़रूरत है फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, क्योंकि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक ग्रोथ तो देख रहे हैं टॉय इंडस्ट्री में? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इस तरफ नहीं देखेंगे देन यू नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारा लेस देन 1% शेयर है, चाइना इज़ एट अबाउट 75-80%, 75-80% ऑफ वर्ल्ड शेयर पूरा अकेला चाइना कर रहा है। सो यू नो अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड इनिशियली, कि जैसे ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है और आजकल देखा गया बाहर लिटरली 0.8% और टू 1% ऑफ चिल्ड्रन हैव ऑटिज़म। तो वो किसी के साथ बैठ के खेलना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी उस तरफ दे, यू नो। सो दैट इज़ वन डिसेबिलिटी, बट दूसरी डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। मे बी समबडी कांट हियर, यू नो, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि ज़्यादा साउंड वाले टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाए जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द पर्सन हु कांट हियर, कैन ही फील द वेव्स, यू नो। तो ये थोड़ा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, बट ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे देन डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ मार्केट फॉर दिस। और इवन वुडन टॉयज़ जो हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बहुत बिकते हैं, बट वुडन टॉयज़ का फिर भी महत्व है, राइट। और लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो आपका देखते हैं कि आपने सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया है कि नहीं। तो आपका जो वुड भी है, इफ़ इट इज़ रिसाइकल्ड वुड, तो उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिसाइकल्ड वुड का टॉय वो ज़्यादा आसानी से खरीदेंगे रादर दैन यू नो एक फ्रेश वुड आपने ट्री से काट के उसका टॉय अगर बनाया हुआ है। सिमिलरली रिसाइकल्ड टेक्सटाइल्स, रिसाइकल्ड फाइबर, यू नो, इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा महत्वता दी जाती है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आप शो कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। देन अदर देन योर प्रोडक्ट इटसेल्फ, जैसे हमने कहा हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अभी क्योंकि वी हैव लेस देन 1% शेयर, अभी यू नो कस्टमर्स आउटसाइड उनको हमारा इतना ज़्यादा नहीं पता, राइट। तो एक ट्रस्ट फैक्टर हमें बनाना होगा। तो एक हमारा ब्रांड अगर जब बनेगा तब कस्टमर देखेगा कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, हमें यहाँ से लेना चाहिए। जब तक वो नहीं बनता, आई थिंक वी विल हैव टू पार्टनर in many cases for the international market at least, you know, with the existing brands और उनके लेबल, you know what we say private labeling, तो उनके प्राइवेट लेबल यूज़ करके हम अपना टॉयज़ आसानी से बेच सकते हैं, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग ऑल द टॉयज़, क्योंकि अगर हम बहुत एडवांस्ड मार्केट्स में जा रहे हैं, जैसे आपने कहा जर्मनी इज़ वन ऑफ द यू नो बेस्ट मार्केट्स जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ की जाती है। और यूएसए, हमने इतने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सब किए हैं। दिस इज़ ऑल विद डेवलप्ड कंट्रीज, विद यूके, विद ईयू, विद ऑस्ट्रेलिया, विद यूएसए टुडे। सो ये ऑल एडवांस्ड कंट्रीज जहाँ पर यू नो दे आर हैविंग ऑलरेडी लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑपरेटिंग। तो डिफरेंट चीज़ें, कभी फ्रेंचाइजिंग, कभी लाइसेंसिंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज एक प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दो और एक मार्केटिंग आप कैसे करोगे। ईच मार्केट में आपकी डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी होगी और उसके हिसाब से फिर हम अपना अच्छा शेयर वर्ल्ड मार्केट में कर पाएंगे। राजीव बत्रा जी, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें अभी इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर उसका एक्सपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स और बाकी सब चीज़ें भी आती हैं, वो भी इम्पैक्टफुल होती होंगी किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो अभी अपने हब्स कहाँ पर हैं मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ? देखिए मैम, अपार्ट फ्रॉम द जीआई क्लस्टर्स, जो मेजर मार्केट टॉयज़ की दिल्ली बेस्ड रही है। ओके। और मेन तो जिसको मंडी कहा जाता है वो दिल्ली होती थी। पर जीएसटी के आने के बाद से जो मैन्युफैक्चरिंग है टॉयज़ की, ये काफ़ी जगह फैल गई है। साउथ में भी होती है, लुधियाना में भी होती है, और ईस्ट में अभी कम हो रही है। बट बेंगलोर,
इस साइड नॉर्थ में काफ़ी, तो कई जगहों में ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके। और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग अभी पोर्ट सिटीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, हालांकि जब हम एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो शायद मेरे को लगता है कि हम पोर्ट सिटीज़ पे भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए। देखिए, जो खिलौना इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जैसे हमें जब भी खिलौना डिज़ाइन करते हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन वो बहुत लिमिटेड होता है। तो उसको अपनी तरफ खींचें, उसको टॉय को अट्रैक्टिव बनाएं, सेफ बनाएं, कई चैलेंजेस होते हैं। नहीं, इन जनरल भी कहा जाता है ना कि जब तक वो दुकान में है तो बहुत अच्छा है, फिर वो हाथ में आ गया तो वो अच्छा हो गया, और घर आने के थोड़ी सी देर बाद वो उतना अच्छा नहीं रह जाता है। तो जो अटेंशन स्पैन है उसमें किन किन फैक्टर्स को आप काउंट करते हैं? देखिए, अटेंशन स्पैन ज़्यादातर देखिए ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैम ने भी अभी कहा, ऑडियो इम्पैक्ट ये बहुत ज़रूरी है, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट। और आजकल एआई की भी इंटीग्रेशन पे काफ़ी काम चल रहा है, कई लोग इंडिविजुअली अंदर कर रहे हैं। तो ये इसके लिए जो हमें टेक्नोलॉजी के लिए चीज़ें अभी भी हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं, जैसे सर्किट्स हैं, कुछ हद तक वायरिंग, पूरी नहीं, मोटर्स हैं। मोटर्स में प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नेट्स लगते हैं उसके अंदर। अभी भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं इन मोटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बना के ट्राई काफ़ी करी है, सक्सेसफुल भी हुए हैं। मोटर्स काफ़ी हद तक हिंदुस्तान में अब बनने लग गई हैं, इवन सर्किट्स और वायरिंग भी सब बननी शुरू हो गई है। बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेट्स फॉर इन मोटर्स इन चाइना एट चाइना। कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी हमारी डिपेंडेंस अभी भी चाइना में है। हालांकि आई एम हैप्पी जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे चिप्स का और वो काम शुरू किया है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम 100% इंडिया के ऊपर, इंडिया में ही हमारा पूरा ये खिलौने का इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। और जो अभी FTAs आए हैं इतने देशों से, जैसे मैम ने अभी जिक्र किया, US से भी आज हो गया है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने कहा ना, मार्केट बहुत ब्रूटल है, हमें अपनी क्वालिटी को और टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे ले जाना ही पड़ेगा, कॉस्ट को भी। हमारा पास एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है। एग्जैक्टली 30 करोड़ बच्चा हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी मार्केट वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। उससे तो जो हमारा स्केल आता है और जो डिज़ाइंस की अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलती है करने की, वो हमारे को एक बहुत बड़ी एज है जिसको हमें अब अपने पूरे पोटेंशियल तक ले जाना होगा। ओके सर, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ अजय अग्रवाल जी, वो ये कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो आप सब ने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट अभी उतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो भी हमारा एक्सपोर्ट है उसका परसेंटेज कम है जाए, लेकिन वो कौन कौन से नेशंस हैं, और वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या हमारी कोई स्पेशल वो है जिसको कि हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या उधर से उस तरह की डिमांड है? ट्रेडिशनल टॉयज़ ज़्यादा जाता है, या फिर जो आजकल जो एडवांस फीचर्स के साथ टॉयज़ आते हैं या बोर्ड गेम्स हैं उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? देखिए, एक्सपोर्ट में हमारा शेयर आज से 5 साल पहले 0.5% से भी कम था। जब सरकार की पॉलिसी बदली और सरकार ने इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया, हैंड होल्डिंग करी है, तो आज हम 5 साल के अंदर ही 1% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। इट मीन्स कि हमने 2 गुने से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोर्ट में कर लिया है जी। और अब हमारा निरंतर प्रयास है एसोसिएशन का, मेंबर्स को ट्रेनिंग देने का, सेमिनार्स करने का, कि कौन कौन सी मार्केट एक्सपोर्ट के लिए, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए पोटेंशियल हो सकती हैं। सरकार ने रिसेंटली अभी UAE के साथ FTA किया, जहां पर हिंदुस्तान से कुछ भी खिलौना जाएगा तो 0% ड्यूटी पे जाता है। पहले, उससे पहले 5% ड्यूटी होती थी वहाँ पे। तो जैसे ही FTA हुआ तो वहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया हमारा। अब दुबई में जो भी सामान जाता है तो खाली दुबई के लिए नहीं रहता, वो वहाँ से मिडिल ईस्ट रीजन है, अफ्रीका रीजन है, माल चला जाता है। तो आज हर तरह के खिलौने में कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि हम ये बोलें कि यही तरह का खिलौना बिकता है। सभी तरह के खिलौने हर मार्केट में एक्सेप्टेड होते हैं। कुछ कम संख्या में होते हैं, कुछ ज़्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन खिलौने का ट्रेंड जो है ना, हर जगह अपना अलग होता है। लेकिन अपने पास बहुत बड़ी मार्केट इस टाइम अफ्रीका की हो सकती है, बहुत बड़ी मार्केट सऊदी की हो सकती है। अभी रिसेंटली सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ भी FTA किया है, जिसमें टॉयज़ की कैटेगरी भी आती है,
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रहा है हमारा FTA, और मॉरिशस के साथ भी हमारा FTA है, ओमान के साथ भी अभी FTA हुआ है, और रिसेंटली सबसे बड़ी मार्केट जो EU की है जिसमें 27 कंट्रीज आती है, सरकार ने उसमें भी एक हमारे साथ FTA दिया है, और टॉयज़ और गेम्स और सपोर्ट्स कमोडिटी उस FTA का पार्ट है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट जितना बड़ा बाजार है वो हिंदुस्तान के लिए और ज़्यादा खुल गया है। पहले भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी यूरोप में माल बेचते हैं, लेकिन FTA होने के बाद हमारी प्रेजेंस और हमारा शेयर जल्दी ही बढ़ने वाला है उस मार्केट में। हम बात करें USA की, ऑफ कोर्स USA दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है टॉयज़ के लिए। हमारा हिंदुस्तान का जितना भी खिलौना एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, उसमें 30-40% USA की मार्केट में ही जाता है। जरूरी ये ठीक है कि हमें पिछले 4-6 महीने में दिक्कत हुई है थोड़ी सी एक्सपोर्ट में, जब उनके यहाँ 50% ड्यूटी लगी है, लेकिन रिसेंटली हम सुन रहे हैं कि ड्यूटी कुछ कम हुई है, और उसके बीच में हमने मैन्युफैक्चरर्स को एडवाइस किया अभी दूसरी मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए। तो हम उनको सऊदी भी लेके गए हैं, हम दुबई भी लेके गए हैं, हम मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहे हैं। तो जब सरकार की हैंड होल्डिंग इंडस्ट्री के साथ होती है तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं है, हम किसी भी मंजिल को पार कर सकते हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट सरकार को समझ के उनसे हेल्प लेके हमें रोड शो करने होंगे जगह जगह जाके, हमें इंडियन मिशंस जो अब्रोड हैं उनसे मिलना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना होगा, इंडिया में जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें उनको बुलाना होगा, जैसे कि वो आके हमारे टॉयज़ को देखें, क्योंकि लोगों का माइंड एक अलग तरह से बना हुआ है कि इंडिया में टॉयज़ अच्छे नहीं बनते, अच्छी क्वालिटी नहीं बनती, लेकिन वो सब चीज़ें गलत थी। आज हिंदुस्तान अच्छे से अच्छा खिलौना, अच्छे से अच्छा सेफ्टी, कंप्लाइंस, डेस्टिनेशन कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है और कर रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि हम एक्सपोर्ट में अपने शेयर को नहीं बढ़ा पाएंगे। जल्दी ही एक्सपोर्ट के शेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे और दुनिया के मैक्सिमम मुल्कों में अपना सामान हम बेच पाएंगे। 2028 तक वैसे भी कहा जा रहा है कि 2 गुना जो है ग्रोथ है वो इस इंडस्ट्री में देखी जा सकती है। फ्यूचर ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र भाटिया जी, तो की कंपोनेंट्स आपकी तरफ से कौन कौन से आप बताएंगे हमें, कि अगर हमें जेन्युइन एक ग्रोथ को और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को अगर बनाकर रखना है तो विच आर द कंपोनेंट्स जिनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान रखें, अगर हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा ध्यान रखे तो नतीजे ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे? So एक तो for any growth you need money. So for MSME sector easy financing अगर होए, because they have to import a lot of technology, या even from the Indian market भी खरीदना हो तो भी technology etc. that takes a lot of money. So easy financing for the MSME sector. मैं देख रही हूँ कि I was reading about a company जो कि दिल्ली बेस्ड थी, ओल्ड दिल्ली बेस्ड, बट today it is going to come out with an SME IPO. तो मतलब वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, which is very very encouraging. सिर्फ बैंक्स को नहीं देख रहे कि वो हम वहाँ से लोन लेंगे और तभी हम अपना ग्रोथ कर पाएंगे फ्रॉम द मार्केट, जैसे बाकी लोग लेते हैं इक्विटी फिनेंसिंग, तो वो भी अब IPO इंट्रोड्यूस करेंगे। सो उसी से पता चलता है कि कितनी कॉन्फिडेंस आ गई है, एंड कॉन्फिडेंस भी आई है और उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी दिखा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आप मार्केट से पैसा नहीं ले सकते। सो दैट इज़ वन थिंग, बट दैट इज़ वन इंस्टेंस। तो हम चाहते हैं कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो भी इनकरेज हों। ये नहीं होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट बना तो सकते हैं लेकिन फाइनेंसिंग इज़ नॉट अवेलेबल। सो दिस इज़ अ वेरी की इनपुट, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना होगा। रिगार्डिंग मार्केट्स कहाँ कहाँ हम लेकर जाएं, ऑलरेडी मेनी मार्केट्स हैव बीन मेंशन, बट मैं स्टेटिस्टिक्स देख रही थी कि चाइना अगर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है टॉयज़ का। मतलब उस जितना वो इंपोर्ट करता है दैट इज़ इवन बिगर देन दैट ऑफ USA। तो अमंगस्ट द मार्केट्स जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे टॉयज़ चले जाएं, मेरी अपनी राय है कि हमें चीन में भी बेचने की कोशिश करनी चाहिए। कि हम सिर्फ उनसे इंपोर्ट ही क्यों करें, हम उनसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, राइट। तो वट एवर द पोलिटिकल रिलेशंस एज फार एज बिजनेस गोज, हमें डेफिनेटली वो सारी कंट्रीज देखनी चाहिए जहाँ पर टॉय इंडस्ट्री का ग्रोथ है। एंड डेफिनेटली चाइना इज़ वन ऑफ देम, और बाकी तो मेंशन हुई हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एट्सेट्रा, ऑल ऑफ देम आर देयर। ओके, तो डेफिनेटली ये चीज़ें देनी। तीसरा है ऑन द स्किल्स,
यू नो। तो टॉय इंडस्ट्री इज़ नॉट एन इंडस्ट्री जहाँ पर स्किल की ज़रूरत नहीं है, यू नो, बिकॉज हमारे टॉयज़ भी जैसे हमने कहा कि इनोवेशन हो रही है, तो डेफिनेटली यू नो स्किल्स रिगार्डिंग ऑफ कोर्स AI, बट इवन अदर स्किल्स, यू नो, बिकॉज नए नए डिज़ाइन बनाने हैं। तो यू नो इवन द गवर्नमेंट इन द बजट सेड वी आर गोइंग टू सेट अप न्यू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स। तो हमें टॉयज़ में भी न्यू डिज़ाइंस चाहिए, तो वही इनोवेशन है। तो सिमिलरली जो सरकार बना रही है लॉट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो हमें यू नो फोकस्ड रिसर्च चाहिए ऑन द टॉय इंडस्ट्री। जैसे हम गारमेंट इंडस्ट्री में बोलते हैं कि इस सीजन में कौन सा कलर फैशन में होगा, कौन सा डिज़ाइन फैशन में होगा, यू नो, सो समर क्लोथिंग इज़ रेडी इन विंटर। ऐसे हमें टॉय इंडस्ट्री में देखना है कि हर कंट्री में you know which are the toys that can come into fashion and what is the color that will be required. So you know I think all these measures together, research, skill building, capacity building, and also very safe place जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, particularly for women, because ये इतना labor intensive industry, so a lot of women are also employed. तो पीछे you know labor code में the government has said that women can work at night and all safety for women also have to be given. तो ये measures जितने भी हैं, they will all go towards you know making our growth rate much higher than what it is today. ओके आपकी तरफ से आप क्या बताएंगे राजीव बत्रा जी, क्योंकि लोकल आर्टिसंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट है, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, लेकिन हाउ विल यू कंक्लूड इट? मैम ने बहुत अच्छी बातें कही, कुछ जैसे स्किल्स के बारे में बात हुई। मुझे अभी भी लगता है कि हमें स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट जब होती है तो कम मिलते हैं, तो शायद हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट स्किल वाले एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। डिज़ाइन स्कूल, हाउ यू पिक पीपल, आई मीन इज देयर एनी कोर्सेज जहाँ पर डिज़ाइनिंग और ये सब सीखते हैं, मतलब कैसे पिक करते हैं आप? देखिए डिज़ाइन स्कूल्स होते हैं, वो बच्चे आते हैं, हम कई लोगों को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, कई लोगों को वर्क एक्सपीरियंस भी देते हैं, तो वो सीखें। और बल्कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो अब ये भी बात हो रही है कि टॉय डिज़ाइनिंग के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ रखा जाए। तो कोशिश चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस पे हम आगे चलेंगे। अब स्किल्स में जैसे कई मोल्डिंग मशीन्स में हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड वर्कर्स की होती है, और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि बिल्कुल लेबर इंटेंसिव, जैसे मैम ने कहा, हमारी इंडस्ट्रीज हाईली लेबर इंटेंसिव, और 70% मेरी कंपनी में वर्कफोर्स इज वुमन वर्कफोर्स, and they are working very efficiently. In fact, we will be a little biased. We prefer women workers because they are a little more sincere and give you better results. So this is a welcome change. मैं 15 साल पहले जब चाइना गया था, या 20 साल पहले, तो मुझे सबसे पहली चीज़ यही हिट की थी कि हर जगह लेडीज़ हैं at all position, not only workers but middle management. टॉप मैनेजमेंट में उस समय मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बट आगे जा कर के मैंने देखा इवन इन टॉप मैनेजमेंट वुमेन वर देयर, विच वाज अ बिग थिंग। 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व। हमारे यहाँ वैसा नहीं था, बट इट हैज़ बी देयर हैज़ बीन अ सी चेंज सिंस देन। द वुमेन वर्कफोर्स इन इंडिया हैज़ रियली मल्टीप्लाइड, and I think this should be our strength. This we should really so toy need learn to emotions, capitalize. and females are more emotional, then maybe it's a perfect combo. आप कैसे कंक्लूड करेंगे सर, क्या बताएंगे आप कितने होपफुल हैं? और क्योंकि ग्रोथ और सब चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्लोबल एक हम एक्सपोर्टर बनने के तौर पर या ग्लोबल सिनेरियो में हमारे जो टॉयज़ हैं, जो इंडियन टॉयज़ हैं, उनका एक न सिर्फ मार्केट के लिहाज से बल्कि एक पॉपुलैरिटी के लिहाज से क्या कहेंगे आप कंक्लूडिंग रिमार्क में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंडियन टॉयज़ ट्रेडिशनल भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल भी हैं। सभी टॉयज़ को विदेशों में पहुँचाया जा सकता है, उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जैसे हमें BSM बायर सेलर मीट करनी चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, रोड शो करने चाहिए हमें,
और वहाँ के जो इंडियन मिशंस हैं इंडिया के, उनके साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस में रख के एक इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान का खिलौना हर देश में अवेलेबल है। बिल्कुल। ये हो सकता है कि हमारा वॉल्यूम अभी कम हो। अभी आज की डेट में हमारी टॉय इंडस्ट्री मेरे हिसाब से 150 कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल कम है। उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए अपनी मेक मोर प्रेजेंस के लिए सरकार के साथ मिलके एसोसिएशन बहुत बड़ी हैंड होल्डिंग कर सकती है। जी जी। और जो जीआई क्लस्टर्स के लोग हैं उनको भी साथ में रख के उनकी पैकेजिंग इंप्रूव करके हम एक बहुत बड़ी मिसाल बना सकते हैं और हिंदुस्तान के खिलौनों की अच्छी से अच्छी ज़्यादा संख्या में दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र भाटिया जी आपका, राजीव बत्रा जी आपका और अजय अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आई होप हमारे व्यूवर्स को ये शो अच्छा लगा होगा और आज तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो यंग व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आपको ये शो, आप अपनी राय हम तक दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल का पता hopddurdu@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।